वेलकम बैक श्री गुरु क्लासेस एंड गुड मॉर्निंग। और कल का जो हमारा पार्ट था उसको आगे हम बढ़ा रहे हैं और वो पार्ट हमने राजस्थान में जो क्रांति है और नसीराबाद की छावनी तक हम आ गए थे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं नसीराबाद की छावनी से दोबारा से। देखिए, नसीराबाद की छावनी का जो विद्रोह है वो हमने पढ़ लिया था और ये 28 मई को स्टार्ट होता है। ठीक है, अब नसीराबाद की छावनी से आगे हम बढ़ते हैं और इसके बारे में एक फैक्ट और हम यहाँ याद कर लेते हैं। नसीराबाद की छावनी में एक अंग्रेज अधिकारी था, प्रिचर्ड। देखिए, इसका योगदान तो ज़्यादा कुछ नहीं है प्रिचर्ड का, तो हालांकि उसने प्रयास किया था क्रांतिकारियों का जो विद्रोह है वो रोकने का, लेकिन सफल नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ पर इसका इम्पोर्टेंट यह है कि एक बुक इसने लिखी थी और बुक है म्यूटिनीज इन राजपुताना। बस इसका यही योगदान यहाँ पर है। म्यूटिनीज इन राजपुताना इसकी बुक का नाम है और परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाएगा और पूछा भी गया है कि ये जो म्यूटिनीज इन राजपुताना है, जो विद्रोह है राजपुताना में हुआ है, यानी कि ये वाली जो बुक है इसका राइटर कौन है? प्रिचर्ड। और इसका संबंध किस छावनी से है? नसीराबाद की सैनिक छावनी से इसका कनेक्शन निकलता है। ओके, अब देखिए एक चीज और यहाँ पे है कि नसीराबाद छावनी में हालांकि तत्कालीन तो डूंग जी और जवाहर जी ये प्रश्न पूछा गया था परीक्षा में। 3rd ग्रेड टीचर्स की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था कि डूंग जी और जवाहर जी सीकर राजपूत जाति के 2 व्यक्ति थे, चाचा और भतीजा थे दोनों, और गांव का नाम भी आया था बठोट पाटोदा। प्रश्न पूछा गया था कि राजपूत जाति के 2 व्यक्ति थे और बठोट पाटोदा के वो निवासी थे, वो कौन थे? तो देखिए, सीकर राजपूत जाति के 2 व्यक्ति थे, बठोट पाटोदा सीकर के निवासी थे, डूंग जी और जवाहर जी थे। तो इन्होंने क्या किया, ये दोनों जो हैं वो लूटमार का काम करते थे। हालांकि ये सामान्य जनता को परेशान नहीं करते थे, जो भी छावनियाँ हैं, जो भी अंग्रेज अधिकारी हैं उनको ये लूटते थे और सामान्य जनता को यानी कि उसमें हित कार्य में वो पैसा खर्च करते थे। तो प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि डूंग जी और जवाहर जी ने क्या किया था, इस छावनी को, नसीराबाद वाली छावनी को 1847-48 के आसपास इस छावनी को लूटा था। प्रश्न ये आएगा कि डूंग जी और जवाहर जी ने कौन सी छावनी में लूटमार की थी, कौन सी छावनी को लूटा है? तो अपना आंसर निकलना चाहिए बिल्कुल देखते ही कि वो छावनी नसीराबाद है। ठीक है, डन। अब उसके बाद देखिए, अब आगे चलते हैं। इस छावनी का काम बस इतना ही। यहां पर जो बख्तावर सिंह है क्रांति का नेता, उसने न्यूबरी और स्कॉटिश वुड की हत्या कर दी थी। तो ये भी अपन यहाँ देख लेते हैं। क्रांति का नेता बख्तावर सिंह, कल हमने चर्चा की थी। बख्तावर सिंह यहाँ क्रांति का नेतृत्व करता है और यहाँ पर न्यूबरी और स्कॉटिश वुड की यहाँ पर हत्या कर देते हैं। बस ये और फैक्ट इस क्रांति से रिलेटेड है, बाकी इस क्रांति से कोई कनेक्शन और नहीं बनता। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, 28 मई को क्रांति होती है। तो यहाँ एक चीज हम और अब आगे बढ़ लेते हैं। नसीराबाद की क्रांति अपनी पहली संपन्न। उसके बाद देखिए हम पूर्वोत्तर की तरफ निकलते हैं। हालांकि नसीराबाद छावनी का जो विद्रोह है इसका इस पूर्वोत्तर से कोई कनेक्शन नहीं बनता। ठीक है, तो यहाँ हम चलते हैं, आपको भरतपुर के पास आपको यहाँ ले चलते हैं। ठीक है,
भरतपुर के पास ले चलते हैं तो भरतपुर मथुरा के पास पड़ता है, ठीक है, मथुरा के पास पड़ता है। तो जो मथुरा में विद्रोह होता है, कहाँ, मथुरा में, मथुरा में विद्रोह भड़कता है तो उसका असर कहाँ पड़ेगा, भरतपुर पर भी पड़ेगा उसका असर। तो मथुरा में जब विद्रोह हो रहा था तो भरतपुर में विद्रोह हुआ, और भरतपुर में हमने बात की थी कि भरतपुर में कौन बैठा है जिसको मरने से सबसे ज़्यादा डर लग रहा है, मोरिसन। तो जैसे ही यहाँ भरतपुर में विद्रोह भड़कता है, और अब यहाँ डेट उसकी हम ले रहे हैं 31 मई को, 31 मई को भरतपुर में विद्रोह होता है। मोरिसन डर के मारे कहाँ भाग जाता है, सीधा आगरा चला जाता है, और इसका योगदान बस इतना ही। फिर से मैं बता देता हूँ कि भरतपुर में जो विद्रोह हो रहा है उसका राजस्थान की क्रांति या राजस्थान में जो विद्रोह होता है उससे कोई कनेक्शन नहीं बनता। बस एक यह है कि ये 28 मई को हो रहा है, तो उसके बाद 31 मई को ये कहाँ हो रहा है, तो बस इतना ही। भरतपुर का क्रांति में योगदान बस यहीं तक है। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। अब आइए सेकंड पे, और सेकंड हम लेते हैं यहाँ नीमच। मैंने कहा था कि नीमच का जैसे ही नाम याद आता है तो आपको क्या करना है, एक नीम का पेड़ का जो है वो अपने माइंड में दृश्य बना लेना है कि एक नीम का पेड़ है, ठीक है। नीम के पेड़ से अपन क्या फैक्ट याद कर सकते हैं, ये देखिए। अब जैसे ही नसीराबाद में 28 मई को विद्रोह होता है तो नीमच देखिए पहले तो कहाँ है, वर्तमान MP में है, और जो उदयपुर है उसकी सीमा के जस्ट पास में ही है। तो उदयपुर में है तो उदयपुर की उषा, तो यहाँ की व्यवस्था कौन देख रहा है, शावर्स यहाँ की व्यवस्था देख रहा है, ठीक है। अब नीमच में विद्रोह होता है, तो जैसे ही ये नसीराबाद में विद्रोह होता है तो नीमच में इसकी खबर फैलेगी, जाहिर है फैलेगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने कहा था एक नीम का पेड़ बना लेते हैं, और नीम के पेड़ से आपको सारे फैक्ट याद हो जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक नीम का पेड़ है। अब यहाँ नीम का पेड़, अब यहाँ पे आप देखिए कि नीम के पेड़ के एक बैग लटक रहा है, थैला जिसको हिंदी में कह सकते हैं, लेकिन आपको बैग ही याद रखना है, ये बैग है, ठीक है। और बैग में हीरे पड़े, क्या पड़े हैं, हीरे। तो बैग में हीरा है, बैग लटक रहा है, बैग में हीरे हैं। और यहाँ पर एक नाव पड़ी है, बोट पड़ी है, क्या पड़ी है, एक बोट पड़ी है, BOAT अंग्रेजी में कहते हैं, तो इसको हम हिंदी में यहाँ लिख लेते हैं बोट। यहाँ एक बोट पड़ी है, और यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है ये सावर्ष बैठा है। देखिए बिल्कुल अब याद हो गया, नीमच में विद्रोह होता है, और यहाँ पर जैसे ही यहाँ इसकी बात करते हैं तो क्या है कि यहाँ पर एबोट नाम का एक अधिकारी है, एबोट नाम का अधिकारी है, अंग्रेज अधिकारी यहाँ बैठा है। जैसे ही सूचना इसको मिलती है 2 जून को एबोट को कि विद्रोह नसीराबाद में हो गया, तो ये क्या करता है, 2 जून को यहाँ पर जो सैनिक हैं उनको शपथ दिलाता है। किसकी शपथ दिलाता है, ईमानदारी की शपथ दिलाता है कि आप विद्रोह नहीं करोगे। वफादारी की शपथ दिलाता है कि आप जो हैं वो अंग्रेजों के प्रति वफादार रहेंगे। ये शपथ दिलाता है कौन, प्रश्न पूछा जाएगा कि क्रांतिकारियों को, सैनिकों को वफादारी की शपथ किसने दिलाई, तो अपना आंसर आना चाहिए एबॉट। इसने क्रांतिकारियों को वफादारी की शपथ दिलवाई। क्या कहा इसने, इसने कहा कि आप हमारे प्रति वफादार रहिए। तो यहाँ पर एक व्यक्ति है हीरा सिंह, कौन है यहाँ, हीरा सिंह, अली बेग, 2 आदमी यहाँ बैठे हैं। हीरा सिंह है एक, और दूसरा अली बेग बैठा है यहाँ। तो अली बेग ये कहता है कि आपने कौन सी जो वफादारी है वो दिखाई है, कि आप अपनी जगह जब वफादार नहीं हो तो हम आपके प्रति वफादार क्यों रहें। ये बात उसने कही। बात आई गई हो गई, सब सो गए। आधी रात को यहाँ विद्रोह भड़कता है।
प्रश्न ये भी पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी छावनी है जिसमें विद्रोह जो है वो रात में होता है। यहाँ पे रात में विद्रोह हुआ है, आधी रात में विद्रोह हुआ और विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन है। यहाँ पे देखिए दो है आदमी, पहला बेग से मोहम्मद अली बेग, मोहम्मद अली बेग एक विद्रोह का नेता यह है, और दूसरा है हीरा सिंह। एक नीम का पेड़ है, बैग लटका हुआ है, उसमें हीरे हैं और ए बोट एक नाव नीचे पड़ी है और यहां ये सावर्ष खड़ा है। तो आधी रात में विद्रोह भड़कता है यहां, और जैसे ही विद्रोह भड़कता है यहां पर क्रांतिकारी छावनी में विद्रोह कर देते हैं। प्रश्न आ जाना चाहिए अपने कि विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा है, अली बेग कर रहा है और हीरा सिंह विद्रोह कर रहे हैं। यहां से क्रांतिकारी जो है वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर एक प्रश्न यह है कि इस विद्रोह को रोकने के लिए कोई अंग्रेज अधिकारी नहीं था। जैसे यहाँ प्रीचर्ड बैठा था, नशीराबाद में था, उसने रोकने का प्रयास किया था लेकिन नहीं हुआ, नहीं रुका इससे। ठीक है, तो यहाँ भी एक ऐसा ही आदमी था जिसका नाम मैकडोनाल्ड था, मैकडोनाल्ड। प्रश्न पूछा गया है इसी से भी कि मैकडोनाल्ड का संबंध किस छावनी से है। तो यहाँ पर मैकडोनाल्ड बैठा है, इसने भी विद्रोह को रोकने का प्रयास किया लेकिन सफल हुआ नहीं, ये भी असफल यहाँ हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए क्रांतिकारी क्या करते हैं। अब जैसे ही ये विद्रोह होता है, मैकडोनाल्ड प्रयास करता है रोकने का लेकिन नहीं होता। तो आगे देखिए, यहां से 40 जो हैं, यहां से नीमच की छावनी से, ठीक है, जैसे ही अब 2 जून को शपथ दिलाई है, लेकिन 2 जून को शपथ इसने क्या किया, वफादारी की शपथ दिलाई, लेकिन काम नहीं बना। आधी रात को विद्रोह हो गया, यानी कि नेक्स्ट 3 जून को। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखें कि 3 जून को विद्रोह हो रहा है, तो यहाँ पे अब हम लिख लेते हैं कि विद्रोह यहाँ होता है 3 जून को। ठीक है, यहाँ पे अक्सर देखिए 3 है, 3 है, नीमच है। ठीक है, और यहाँ पर भी 3 है, तो जैसे ही नीमच आता है आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि 3 अक्षर हैं, तो 3 जून को यहाँ विद्रोह हो रहा है। वफादारी की शपथ 2 जून को, 3 जून को विद्रोह की घटना हो जाती है। करने वाले हैं अली बेग और हीरा सिंह है। एबोट नाम का अधिकारी इनको वफादारी की शपथ दिलाता है, सावर्ष वहां बैठा है और मैकडोनाल्ड ने इस विद्रोह को रोकने का असफल प्रयास किया। डन। अब यहां से जैसे ही आधी रात को विद्रोह होता है, यहां से 40 अंग्रेज अधिकारी और जो परिवार हैं, अंग्रेज अधिकारी और विद फैमिली जिसको अपन कह सकते हैं, और उनका परिवार यहां भयभीत हो जाता है और यहां से वो चुपचाप निकल के रवाना हो जाते हैं। और रवाना होके चलते हैं, ये कहाँ चलते हैं, ये डूंगला नामक गांव में आ जाते हैं, और ये डूंगला है अपने चित्तौड़ में है। प्रश्न ये भी पूछा गया है कि नीमच छावनी से भागे हुए जो अंग्रेज अधिकारी और उनका जो परिवार है वो कहाँ पे जाता है, कहाँ पे शरण लेता है। कहीं कहीं बुक्स में ये भी चीज़ आ सकती है कि इनको डूंगला नामक स्थान पे क्रांतिकारियों ने बंदी बना लिया था। तो अपन को फैक्ट याद ये रखना है कि बंदी बनाए चाहे वो शरण लें, लेकिन अपन को फैक्ट याद रखना है कि वो रुके कहाँ हैं, डूंगला जगह पे वो रुके हैं। अब यहाँ पे रुके हैं, चित्तौड़ के पास है। चित्तौड़ कहाँ है, उदयपुर में आता है। ठीक है, तो ये सूचना किसको मिलेगी, ये सूचना मिलेगी यहाँ पे अपना बैठा है सावर्ष बैठा है, ठीक है, इसको मिलेगी। और सावर्ष बैठा है, और तो इसमें यहाँ अपना उदयपुर का शासक कौन है, तो उदयपुर नीमच के पास पड़ता है। तो उदयपुर का शासक कौन है उस समय, उदयपुर का शासक किसको बताया था, स्वरूप सिंह। तो यहाँ बैठा है अपना स्वरूप सिंह, रूपवती जिसका है नाम। ठीक है, यहाँ पे सावर्ष डूंगला स्थान पे रुका है, 40 अंग्रेज परिवार यहाँ रुके हुए हैं। तो सावर्ष को सूचना मिलती है कि यहाँ डूंगला में रुके हुए हैं, तो सावर्ष किसको कहेगा, स्वरूप सिंह को कहेगा कि अंग्रेज अधिकारी और 40 परिवार सहित डूंगला में रुके हुए हैं, इनकी सुरक्षा की आप कुछ व्यवस्था कीजिए।
तो स्वरूप सिंह क्या करता है, स्वरूप सिंह वहाँ से कुछ अपने सैनिक टुकड़ी भेजता है, कुछ व्यक्तियों को भेजता है और इनको सुरक्षित लेके देखो कहाँ जाता है। यहाँ से देखिए ढूंगला से ये जाते हैं कहाँ, आगे। तो यहाँ पर ढूंगला में गांव है और रुकेंगे कहाँ, एक रुगाराम राम का किसान है उसके घर पे ही रुकते हैं। रुगाराम किसान है उसके घर ये रात को उस ढूंगला गांव में रुकते हैं। अब यहाँ से देखिए कौन आएगा, स्वरूप सिंह आएगा। किसके कहने पे, सावर्स के कहने पे स्वरूप सिंह आएगा और अपने आदमियों को भेजेगा। तो इनको कहाँ ले जा रहा है, इनको ले जा रहा है जग मंदिर। जग मंदिर कहाँ है, उदयपुर में है। इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। और जग मंदिर कौन सी झील के किनारे है, पिछोला झील के किनारे जग मंदिर है। अब जग मंदिर की बात आई है तो इसके संबंध में हम फैक्ट जान लेते हैं कि जग मंदिर जब आया है तो इसके बारे में भी अपन इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, जग मंदिर में ये ठहराता है और व्यवस्था कौन करता है, देखिए तो यहाँ पर ये स्वरूप सिंह जो है वो इनकी व्यवस्था कहाँ करता है, जग मंदिर है, जग मंदिर पिछोला झील के किनारे है और ये व्यवस्था कर रहा है इनकी गोकुल चंद की देख रेख में। ये सारा काम यहाँ इसको दे रहा है। देख रेख कौन कर रहा है, गोकुल चंद। ठीक है, ये बात हुई इसकी। अब देखिए इसके बारे में अपन फैक्ट चेक कर लेते हैं जग मंदिर और पिछोला के बारे में। यहाँ पे वापस गोकुल चंद को मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। अब जग मंदिर है, अब इसके बारे में फैक्ट चेक करते हैं। देखिए पहले क्या है, पहले देखते हैं अपने पिछोला झील है। पिछोला झील में और क्या चीज़ है, यहाँ नटनी का चबूतरा पिछोला झील में है। नटनी का चबूतरा, अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि नटनी का चबूतरा कहाँ स्थित है तो अपना आंसर कहाँ आना चाहिए, पिछोला झील में है। तो ये क्या है, पिछोला ये झील है, उदयपुर में है। नटनी का चबूतरा इसी झील में है। अब आते हैं जग मंदिर पे आते हैं। जग मंदिर है, किसने बनाया है, जैसे नाम से पता चलता है जगत सिंह ने बनाया है। नाम से पता चल रहा है जगत सिंह प्रथम ने ये बनाया था। और सन की बात आपको नहीं करेगा और पूछे तो 1651 में ये बन के पूरा हुआ था वैसे। ठीक है, जगत सिंह ने बनाया है ये जग मंदिर। यहाँ पर एक प्रशस्ति भी है, ठीक है, जिसको अपन जगन्नाथ प्रशस्ति भी कहते हैं। जगत सिंह ने बनाया था। इस मंदिर में एक जगन्नाथ प्रशस्ति है। जगन्नाथ क्यों है, क्योंकि इसमें भगवान जगन्नाथ की जो मूर्ति है वो है, इसलिए इसके कारण इसको जगन्नाथ प्रशस्ति कहते हैं। अब जगन्नाथ प्रशस्ति की बात आती है तो यहाँ इसको लिखा किसने था, तो इसको लिखा था कृष्ण भट्ट ने। प्रश्न ये पूछा जाए कि जगन्नाथ प्रशस्ति कहाँ है तो अपना आंसर आना चाहिए कि पिछोला झील के किनारे जो जग मंदिर है उसमें है। लिखा किसने है, कृष्ण भट्ट ने इसको लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, जग मंदिर का काम इतना ही। फिर से इस फैक्ट को देखते हैं। नीमच में विद्रोह होता है, 3 जून को सूचना मिलती है एबॉट को। 2 जून को वफादारी की शपथ दिलाता है क्रांतिकारियों को कि आप वफादार रहिए, लेकिन वफादार नहीं होते। आधी रात को यहाँ विद्रोह हो जाता है 3 जून को। यहाँ से डर के अंग्रेज जो है वो अपने परिवार सहित ढूंगला गांव में शरण ले लेते हैं। रुगाराम किसान का वो घर है, वहाँ पर ये बैठे हैं। ढूंगला जो गांव है वो चित्तौड़ में है। सूचना मिलती है सावर्स को और वो कहता है स्वरूप सिंह को। स्वरूप सिंह वहाँ से इनको हटा के कहाँ रखता है, जग मंदिर में रखता है। जग मंदिर कहाँ है, पिछोला झील के किनारे है। जग मंदिर के फैक्ट चेक करते हैं तो पता चलता है जगत सिंह प्रथम ने इसको बनाया था। इसी में जगन्नाथ प्रशस्ति भी है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति है, प्रशस्ति है। तो इस प्रशस्ति को लिखा किसने था, कृष्ण भट्ट ने इसको लिखा था। अब जग मंदिर की एक चीज़ और देख लेते हैं। ये जो जग मंदिर है वो इतना भव्य है, भव्यता इसकी इतनी शानदार है कि इसको क्या नाम दिया जाता है, प्रश्न पूछा गया है कई बार, सपनों में बना मंदिर। सपनों में बना मंदिर कहाँ है, ये पूछा गया है।
तो ये सपनों में बना मंदिर कौन सा है? ये जगमंदिर ही सपनों में बना मंदिर कहलाता है। ठीक है, नीमच का काम बस इतना ही। उसके बाद अगला विद्रोह देखिए कहाँ होता है। अगला जो विद्रोह है जून में 3 जून को हो गया। अब 3 जून के बाद देखिए, जब नीमच में विद्रोह होता है तो नीमच में जो क्रांतिकारी है, अब नीमच में क्रांतिकारी हैं तो नीमच देखिए लगभग राजस्थान का अपन मैप बनाएंगे तो इस स्थान में यूँ मान रहा हूँ कि लगभग नीमच यहाँ है। ठीक है, अब अगर ये क्रांतिकारी दिल्ली जाएंगे इधर ऊपर की तरफ चित्तौड़ के पास, तो किधर से होके निकलेंगे? तो यहाँ रास्ते में आएगा अपना देवली छावनी आएगी। बस बिल्कुल देवली के लिए अपन थोड़ा सा फैक्ट चेक कर लेते हैं। ठीक है, देवली टोंक में पड़ता है, यहाँ विद्रोह होता है। जैसे ही यहाँ क्रांतिकारी इधर निकलते हैं दिल्ली की तरफ आगे जा रहे होते हैं तो देवली के जो सैनिक हैं वो इनको आमंत्रित करते हैं अपनी छावनी में। यहाँ पर वो आमंत्रित होते हैं, देवली जाते हैं। ठीक है, देवली में ज़्यादा कुछ नहीं, देवली में अमीरगढ़ का किला है। देखिए अमीरगढ़ एक किला है यहाँ पे, और इस अमीरगढ़ के किले में नवाब यहाँ बैठा है, नवाब बैठा है। नवाब कौन है? वजीर खां है या वजीउद्दौला है, दोनों में से एक चीज़ कह सकते हैं। नवाब यहाँ पे है या तो वजीर खान, ठीक है, और कहीं पर इसका नाम वजीउद्दौला भी मिल जाता है। ये दोनों नाम आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो वजीर खान है, टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत है। देखिए अब यहाँ इसका एक मामा है, किसका? वजीर खान का मामा। हालांकि मामा तो मारवाड़ में ही है, लेकिन ये भी इसका मामा है, इसका मामा है मीर आलम। बस यहाँ पर इतना ही हुआ है, मीर आलम। तो इन दोनों में बनती नहीं थी उस समय, वजीर खान और यानी कि वजीउद्दौला और मामा मीर आलम के बीच में बनती नहीं थी, यानी कि 36 का आंकड़ा था। तो जैसे ही ये क्रांतिकारी यहाँ देवली की तरफ आते हैं, ठीक है, तो कौन ज़्यादा खुश होएगा? मामा मीर आलम खुश होएगा कि चलो बदला लेने का मौका मिल गया। तो मामा मीर आलम यहाँ से महल से निकल के कहाँ आता है? देवली छावनी में सैनिकों के पास आ जाता है। यहाँ पे विद्रोह होता है और यहाँ विद्रोह में नेतृत्वकर्ता कौन बन गया? अब मीर आलम। तो यहाँ लीडर कौन बन रहा है? लीडर बन रहा है मीर आलम। यहाँ पे देवली जो छावनी है उसमें टोंक, उसमें विद्रोह का नेतृत्व कर रहा है मीर आलम। यहाँ पे अब एक फैक्ट अपन को और मिल जाता है कि यहाँ ऐसी कौन सी छावनी है, ऐसी जगह जहाँ पर महिलाओं ने क्रांति में भाग लिया, महिलाओं ने विद्रोह में भाग लिया, क्रांति में भाग लिया, कुछ भी कह सकते हैं, विद्रोह में पार्टिसिपेट किया। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक टोंक अपन को मिलता है कि महिलाओं ने कहाँ भाग लिया क्रांति में? टोंक में भाग लिया। नेतृत्वकर्ता मामा मीर आलम, वजीर खां बैठा है, ठीक है, वजीर खां सहायता नहीं करी। और इस तरह से यहाँ से विद्रोह करने के बाद में सैनिक आगे कहाँ जा रहे हैं? आगे जा रहे हैं वो दिल्ली में बहादुर शाह के पास। ठीक है, दिल्ली की बात आ गई तो चलो ये भी एक फैक्ट देख लेते हैं। प्रश्न ये पूछा जाए कि 1857 की क्रांति का सबसे पहले अंत कहाँ पे हुआ? अपन को पता है कि मेरठ में तो शुरुआत होती है, और सबसे पहले अंत कहाँ हुआ क्रांति में? क्रांति का तो क्रांति का सबसे पहले अंत भी कहाँ होता है? दिल्ली में ही होता है। और ये सितंबर 1857 में इसका अंत यहीं हो जाता है। दिल्ली में कौन बैठा है? बहादुर शाह जफर बैठा है, बूढ़ा आदमी है, ठीक है, ज़्यादा लड़ नहीं सकता, ठीक है, तो इसलिए इसका क्रांति का अंत यहाँ पे हो सकता है, हो जाता है। दिल्ली में बहादुर शाह है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ। बहादुर शाह है, बूढ़ा आदमी है, बुढ़ापा आ गया, तो बुढ़ापा आया है तो हड्डियाँ इसकी निकली हुई हैं, इतना याद रखना है। तो बूढ़ा है तो हड्डियाँ इसकी निकल गई, बाहर से यूं ही दिखती है, तो हड्डियाँ निकल गई, तो इसका मतलब क्या है? इसमें भी कुछ ना कुछ रहस्य तो छिपा, हड्डियाँ निकल गई। तो यहाँ पर दिल्ली का
जो विद्रोह है उसका दमन करने वाला जो है वो यही है। बहादुर शाह बूढ़ा था, हड्डियां निकल गई, तो यहाँ पे हडसन और निकलसन नाम के जो अधिकारी हैं, निकलसन, ये विद्रोह का दमन करते हैं। बस बहादुर शाह है, बूढ़ा है, हड्डियां निकल गई, ठीक है। हडसन और निकलसन ने दिल्ली की जो विद्रोह है, क्रांति है, उसका दमन यहाँ पे कर दिया और सबसे पहले दिल्ली दरबार बंद क्रांति में। बस अब ये देवली का हो गया, बस फैक्ट देवली का इतना ही। अब वापस चलते हैं एरिनपुरा छावनी पे। चौथा नंबर एरिनपुरा छावनी। देखिए एरिनपुरा छावनी है, पाली में है, ठीक है, और जोधपुर लीजिन यहाँ बैठी है, जोधपुर लीजिन यहाँ बैठी है। स्थापना कब होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1835 में। जैसे आपको इसी का एक उदाहरण मैं बताता हूँ। शेखावाटी ब्रिगेड, शेखावाटी ब्रिगेड वही एक सैनिक टुकड़ी है। RAS प्री 2016 में प्रश्न आया था कि शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कब हुई? 1834 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। उसी तरह से जोधपुर लीजियन की स्थापना कब हुई? तो 1835 में इसकी स्थापना हुई। अब देखिए जब विद्रोह होएगा तो यहाँ के सैनिक, देखिए पहले ही बात हो चुकी थी कि यहाँ के सैनिकों को कौन से सैनिक कहते हैं? पूर्विया सैनिक भी यहाँ के सैनिकों को कहते हैं। ये जो जोधपुर लीजियन के सैनिक हैं ये कहाँ होंगे? ये उस समय कहाँ होंगे? माउंट आबू में होंगे, क्योंकि एजीजी कहाँ है? व्यस्त है, अभी भी वो माउंट आबू में ही इधर उधर भाग दौड़ कर रहा है। माउंट आबू में है तो जोधपुर लीजियन की कुछ सैनिक जो है वो क्या कर रही है? इसकी सुरक्षा में, पैट्रिक लॉरेंस की सुरक्षा में यहाँ पे है। पैट्रिक लॉरेंस अभी भी यहीं है, कभी कहाँ जा रहा है, कभी कहाँ भाग रहा है, अभी यहाँ बैठा है। देखिए अब यहाँ पैट्रिक लॉरेंस माउंट आबू में बैठा है, तो जोधपुर लीजियन कहाँ होगी इस समय? एरिनपुरा में भी थी और यहाँ पर भी इसकी सुरक्षा में तैनात थी। अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि जोधपुर लीजियन ने विद्रोह कहाँ किया, अब अपन को पता है कि जोधपुर लीजियन का संबंध एरिनपुरा में है, तो अपन क्या करेंगे? सीधा एरिनपुरा ठोकेंगे आंसर में। फिर अपन ने गलत कर दिया, एरिनपुरा में विद्रोह नहीं होता, शुरुआत नहीं होती। विद्रोह की शुरुआत कहाँ होती है? 21 अगस्त को होती है। तो एरिनपुरा में विद्रोह की शुरुआत कहाँ होती है? कब होती है? 21 अगस्त 1857 को विद्रोह की शुरुआत यहाँ होती है। लेकिन ये वाली जो डेट है वो कहाँ है? यहाँ पे है। प्रश्न ये पूछा जाएगा कि एरिनपुरा में या एरिनपुरा छावनी में विद्रोह कहाँ हुआ? एरिनपुरा छावनी में विद्रोह कहाँ हुआ या विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई? तो आंसर देखिए क्या क्या आ सकते हैं अपने पास ऑप्शन। तो ऑप्शन अपने पास आ सकते हैं औवा, दूसरा ऑप्शन अपन को मिल सकता है एरिनपुरा, तीसरा मिलेगा वही माउंट आबू मिलेगा ऑप्शन, और माउंट आबू के बाद में चौथा ऑप्शन अपन को और कोई भी दे सकता है, खेरवा दे सकता है, बिठोड़ा दे सकता है, कुछ भी। तो अपना आंसर देखिए क्या आना चाहिए कि एरिनपुरा छावनी विद्रोह की शुरुआत कहाँ कर रही है? एरिनपुरा में नहीं करके कहाँ आना चाहिए? माउंट आबू इसका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। अब वापस तो माउंट आबू में क्या किया? 21 अगस्त 1857 को यहाँ विद्रोह कर दिया इसने। यहाँ विद्रोह करके कहाँ आ गए? अब यहाँ आ गए, एरिनपुरा में आ गए, एरिनपुरा में अब आ गए। एरिनपुरा छावनी कहाँ है? पाली में है। अब यहाँ से विद्रोह करके 21 अगस्त को यहाँ पे आ गए और यहाँ एरिनपुरा में आ रहे हैं 23 अगस्त को, ठीक है। फिर से एरिनपुरा में विद्रोह होता है, कितनी डेट को है? 23 अगस्त को फिर से एरिनपुरा छावनी में आकर वो क्या करते हैं? विद्रोह कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, एरिनपुरा के बाद में यहाँ विद्रोह होता है और यहाँ विद्रोह करने के बाद में सैनिक आगे फिर बढ़ते हैं। एरिनपुरा में छावनी में विद्रोह हो गया 23 अगस्त को, यहाँ विद्रोह हो गया, फिर से सैनिक आगे बढ़ गए, विद्रोह करने के बाद में आगे बढ़ गए। अब देखिए
विद्रोह हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं सैनिक, तो यहाँ पे एरनपुरा से थोड़ा आगे खेरवा भी पड़ता है। ठीक है, खेरवा जो है वो आउवा गांव के पास में ही पड़ता है। तो यहाँ क्या हुआ है, आउवा का जो ठाकुर कुशाल सिंह है वो खेरवा में आ जाता है। आउवा का जो ठाकुर है कुशाल सिंह वो कहाँ आ रहा है, इसी खेरवा में आ रहा है वो। इस खेरवा में ठाकुर कुशाल सिंह आ रहा है और क्रांतिकारियों से मिलता है। तो क्रांतिकारी उसको क्या कहते हैं कि आप ऐसा करिए, हमारा जो नेतृत्व है वो स्वीकार कर लीजिए। उनको कुछ ऐसा दिखा कि कुशाल सिंह अपना नेतृत्व बढ़िया ढंग से कर सकता है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप विद्रोह स्वीकार कर, वो नेतृत्व स्वीकार करिए। तो इन्होंने स्वीकार किया। प्रश्न ये आएगा कि कुशाल सिंह ने, ठाकुर कुशाल सिंह ने नेतृत्व करना कहाँ पे स्वीकार किया, खेरवा से स्वीकार किया। यहाँ से सैनिक आगे बढ़े। अब देखिए घटनाक्रम फिर क्या होता है। आउवा का ठाकुर कुशाल सिंह ने नेतृत्व स्वीकार क्यों किया, पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जोधपुर है, एक बार थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। जोधपुर का शासक यानी मारवाड़ का शासक तख्त सिंह यहाँ पे बैठा है। तो क्या होता है, ये ठाकुर कुशाल सिंह और तख्त सिंह के बीच में बिठोड़ा एक गांव पास में पड़ता है। अभी यहाँ पे युद्ध भी होता है, होएगा। बिठोड़ा गांव पास में है। तो जो ये कुशाल सिंह है वो बिठोड़ा में क्या करता है, उत्तराधिकार के प्रश्न पे हस्तक्षेप कर लेता है। वो कानजी भाई को, ये कानजी भाई को बनाना चाहता है, ये किसी दूसरे को बनाना चाहता है। लेकिन इस बात पे इन दोनों के बीच में विवाद हो जाता है और इसी विवाद के कारण इनके बीच में बात बिगड़ जाती है। और बात बिगड़ने के कारण तख्त सिंह जो है वो इस बात का बदला लेने के लिए, क्योंकि ये जो है ठाकुर कुशाल सिंह इसके उत्तराधिकारी कान सिंह की हत्या करवा देता है, और इसका बदला लेने के लिए वो एक सेना भेजता है। उधर से सेना आ रही है तो ये स्वीकार करके सैनिकों की मदद ले लेता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए विद्रोह का नेतृत्व इसने स्वीकार किया। और यहाँ पे अब जो ठाकुर कुशाल सिंह है उसी के पास एक गांव और है। यहाँ पर अब देखिए शिवनाथ सिंह, शिवनाथ सिंह कौन है, आसोप का ठाकुर है। आसोप का ठाकुर है वो शिवनाथ सिंह। तो यहाँ पर ये एक नारा देता है, कौन सा, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। प्रश्न ये पूछा जाता है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी वाला जो नारा है वो किसने दिया, शिवनाथ सिंह ने दिया था। सैनिकों के सामने ये खड़ा था तो नारा उसने दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। कौन सी छावनी से चालू होता है ये नारा, ये छावनी से चालू होता है, एरनपुरा की छावनी से ये नारा चालू होता है। ठीक है, अब देखिए युद्ध कौन कौन से होते हैं, बस अपन ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे और अब युद्ध पे आते हैं सीधा। यहाँ पे अब देखिए खेरवा ठाकुर कुशाल सिंह मिल गया, आसोप के ठाकुर का साथ मिल गया और एक ठाकुर और है जिसका साथ उसको मिल गया है। आसोप तो है ही, ठीक है, एक गुलर गांव और है 2 और एक और है आलनियावास। आलनियावास ठाकुर कुशाल सिंह की मदद ये 3 ठिकाने और करते हैं। आसोप, गुलर और आलनियावास भी अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी सेना इस ठाकुर कुशाल सिंह की सहायता के लिए भेज देते हैं। अब यहाँ से चलो दिल्ली मारो फिरंगी के बाद में ये नारा चलो हो गया, उसके बाद में सेना आ रही है और उधर से तख्त सिंह की भी सेना आ रही है जोधपुर से। ठीक है, एक बार फिर से और यहीं पे देखते हैं, एक चर्चा यहीं पे कर लेते हैं। यहाँ पे जोधपुर में मारवाड़ में मामा और मामा बेटा है तख्ते पे। ठीक है, तो यहाँ पे है तख्त सिंह, तो ये नाराज तो था ही, सेना आ गई है यहाँ तक विद्रोह करते करते। तो तख्त सिंह क्या करता है, तख्त सिंह जो एक किलेदार है उसका ओनाड सिंह, ओनाड सिंह के नेतृत्व में जो उसका किलेदार है इसके नेतृत्व में सेना कहाँ भेज रहा है, सेना आ रही है इधर
और यहाँ पे आ गया बिठोड़ा, क्योंकि बिठोड़ा के उत्तराधिकार के प्रश्न पे दोनों में विवाद था, तो सेना कहाँ आ रही है, बिठोड़ा गांव में आ रही है। बिठोड़ा गांव में सेना आ रही है तो बिठोड़ा का युद्ध होना ही है, तो 8 सितंबर को यहाँ पे युद्ध होता है। 8 सितंबर को और क्या दिवस आता है, तो यहाँ पे आप नोट कर लें हल्का सा, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। ये अपन को एक फैक्ट और याद हो जाता है यहाँ पे। 8 सितंबर को कौन सा दिवस आता है, 8 सितंबर को आता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। यहाँ पे तख्त सिंह ओनाड सिंह के नेतृत्व में एक सेना भेजता है, इधर से क्रांतिकारी नेतृत्व करता ठाकुर कुशाल सिंह है, ठीक है। और यहाँ पर दोनों के बीच में ओनाड सिंह यहाँ पे आता है, अंग्रेजी सेना भी यहाँ आती है और अंग्रेजी सेना आती है यहाँ हीथकोट, ठीक है। यहाँ पे है अंग्रेजी सेना आ रही है इधर से, ठीक है। इधर से ओनाड सिंह आ रहा है, तख्त सिंह के नेतृत्व, ये तख्त सिंह भेज रहा है ओनाड सिंह को। तो यहाँ पे बिठोड़ा में युद्ध होता है और यहाँ पे क्रांतिकारी बैठे हैं, ठीक है। इधर क्रांतिकारी आ रहे हैं, तो ये दोनों सेना और ये वाली मिलके यहाँ पे युद्ध हो रहा है, दोनों के बीच में युद्ध होता है। और इस युद्ध का परिणाम क्या निकलता है, किलेदार ओनाड सिंह जो पंवार है वो मारा जाता है। ओनाड सिंह पंवार मारा जाता है इस। और क्रांतिकारी जीत जाते हैं। विजयी कौन हो रहे हैं यहाँ पे, विद्रोही जीत जाते हैं। और इस तरह से जो बिठोड़ा युद्ध है वो समाप्त होता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अगला जो है वो युद्ध अब लेते हैं। उसके बाद देखिए क्रांतिकारी फिर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये युद्ध तो वो ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में जीत गए। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर से वो आगे बढ़ते हैं, और अब आगे बढ़ते हैं तो इस पार्ट को हम इधर ले लेते हैं। एक बार फिर से मैं हल्का सा बता देता हूँ। देखिए एरनपुरा छावनी विद्रोह 21 अगस्त 1857 को होता है। कहाँ होता है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, माउंट आबू से विद्रोह की शुरुआत होती है। वहाँ से विद्रोह करके सैनिक आते हैं, एरनपुरा की छावनी में आते हैं। एरनपुरा की छावनी में फिर से विद्रोह होता है 23 अगस्त को। वहाँ से विद्रोह करने के बाद सैनिक फिर आगे बढ़ते हैं, और वहाँ पर खेरवा में ठाकुर कुशाल सिंह उनका स्वागत करता है, और नेतृत्व करना यहीं से वो स्वीकार करता है। उधर से तख्त सिंह की सेना बदला लेने के लिए इधर आ रही है, क्योंकि बिठोड़ा उत्तराधिकार के संघर्ष में इसने कुशाल सिंह ने उसके कानजी जो उत्तराधिकारी है इसका बिठोड़ा का, उसकी हत्या करवा देता है, और इसीलिए दोनों के बीच में विवाद बढ़ जाता है। सेना उधर से आती है, इसका संयोग ये होता है कि क्रांतिकारी भी उधर से आ जाते हैं। आसोब, गुलर और आलिनी आवास ये तीनों जो मिलकर हैं कुछ सेनाएं भेजते हैं इस कुशाल सिंह की सहायता के लिए। 8 सितंबर को युद्ध होता है। इधर से तख्त सिंह जो है वो ओनाड सिंह के नेतृत्व अपनी सेना भेजता है, और अंग्रेज हीथकोट के नेतृत्व में अपनी सेना भेजता है। इस तरह से 8 सितंबर को बिठोड़ा का युद्ध होता है। 8 सितंबर को और क्या डेट याद रख सकते हैं, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। तो यहाँ पर विद्रोह होता है, ओनाड सिंह पंवार इस युद्ध में मारा जाता है, और क्रांतिकारी विजयी होते हैं। अब आगे